हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है स्मॉल बाउल एनीमा। स्मॉल बाउल एनीमा प्रोसीजर को एंट्रोकलाइसिस प्रोसीजर भी बोला जाता है। ये जो हमारा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हमारा एक अल्टरनेट प्रोसीजर है जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। पिछला जो प्रोसीजर हमने पढ़ा है जो हमारे पास में बेरियम मील फॉलो थ्रू प्रोसीजर था, ये उसका एक अल्टरनेट प्रोसीजर है। हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी, हमने कहा था कि हमारे पास में ये प्रोसीजर जब बीएमएफटी को हम नहीं कर पाएंगे तब हम कौन सा प्रोसीजर करेंगे, तो वो हमारे पास में स्मॉल बाउल एनीमा एंटेरोक्लाइसिस प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये जो प्रोसीजर हमारे पास में है, इस प्रोसीजर को में भी वही सारी स्टडी हो रही है जो हमारे पास में बीएमएफटी में, सेम थिंग वही कि हमारे पास में जुजेनम, इलियम और आईसी जंक्शन तक ये प्रोसीजर हमारा किया जाएगा। अब ये प्रोसीजर किस तरीके से किया जाता है, इसका करने का क्या तरीका है, वही सारी चीज हम इसके अंदर पे देखने वाले हैं। जैसे हमने बताया कि ये हमारे पास में स्मॉल बाउल का एक प्रोसीजर है जिसके अंदर पे जुजेनम को और आईसी जंक्शन तक इस प्रोसीजर को किया जाता है, मतलब इलियोसिकल जंक्शन तक हम इस प्रोसीजर को देखते हैं। और ये हमारे पास में प्रोसीजर जो है, इसके अंदर पे कुछ इंटुबेशन हम करेंगे। क्या करेंगे? इंटुबेशन करके इस प्रोसीजर को किया जाता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। उसके बाद में ये जो प्रोसीजर हमारे पास में होता है, ये तब अप्लाई होता है जब हमारे पास में एक कंडीशन होती है जिसको टॉफ कहा जाता है। ये एडल्ट की बात कर रही है, बच्चों में हम इसको नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एडल्ट में अगर हमारे पास में किसी पेशेंट को टॉफ है, टॉफ का मतलब होता है ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। हमने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, तो हमने इसका जो बेरियम स्वेलो प्रोसीजर है, बेरियम मील प्रोसीजर है या बेरियम मील फॉलो थ्रू प्रोसीजर है, उसके अंदर पे ये जो टॉफ डिजीज होती है, ट्रैको इसोफेजियल फिस्टुला, ये हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ये हमारे पास में क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर किसी को टॉफ है, ना हम बेरियम सोलो कर सकते हैं, बेरियम स्वेलो प्रोसीजर कर सकते हैं, ना हम बेरियम मील प्रोसीजर कर सकते हैं, और ना ही हम उसके अंदर पे बेरियम मील फॉलो थ्रू प्रोसीजर कर सकते हैं। रीजन क्या है कि अगर हम कंट्रास्ट पेशेंट को देंगे तो वो कंट्रास्ट हमारा ट्रैकिया में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा और वहां पे जाके वो इंपैक्ट हो जाएगा, जिससे हमारे पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ये हमें याद रखना है, अगर किसी एडल्ट पेशेंट के अंदर पे टॉफ है तो तभी ये प्रोसीजर हमारा एडल्ट में किया जाएगा। नॉर्मली चाइल्ड के अंदर पे ये प्रोसीजर हम परफॉर्म कर सकते हैं। सेम थिंग वही हमारे पास में ये जो प्रोसीजर होता है, इसको दो मेथड से किया जा सकता है। एक हमारे पास में सिंगल कंट्रास्ट स्टडी होती है और एक हमारे पास में डबल कंट्रास्ट स्टडी होती है। और आप सबको पता है जो डबल कंट्रास्ट स्टडी की जाती है वो किस लिए की जाती है? जिसके अंदर पे हमारी म्यूकोजल डिटेल अच्छे से हमें पता चल जाए, क्योंकि सिंगल कंट्रास्ट स्टडी में म्यूकोजल डिटेल हमें इतने अच्छे से नहीं पता चलती, उसमें हमारा जो कंट्रास्ट होता है वो इतने अच्छे से कोटेड नहीं होता है, इसीलिए डबल कंट्रास्ट स्टडी हमें करनी पड़ती है। आगे पे हम देख लेते हैं कि हमारा जो इंडिकेशन है वो इंडिकेशन क्या क्या है। तो सेम थिंग हमारे पास में क्रॉन डिजीज अगर पेशेंट को होगी, मतलब कि अगर जीआई ट्रैक्ट के अंदर पे इन्फ्लामेशन हो गई है, तो उस कंडीशन को देखने के लिए भी हमारे पास में एंटीरोक्लाइसिस प्रोसीजर किया जाएगा। अगर किसी का पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में भी कर सकते हैं। अगर किसी का अनीमिया पेशेंट को हो गया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ड्यू टू द इंटेस्टाइनल अल्सर, अगर किसी को अल्सर हो रहा है, ठीक है ना, तो इन कंडीशंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो स्मॉल बाउल एनीमा प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। किसी को क्रॉनिक पेन हो रहा है एब्डोमेन में, ठीक है ना, तो अगर किसी को बहुत पुराना पेन है, बार बार वो पेन हो रहा है और बहुत लंबे समय से वो पेन चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल बाउल एनीमा प्रोसीजर कर सकते हैं। वेट लॉस हो रहा है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, मतलब कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑब्वियसली बॉडी वेट लॉस होता चला जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हम इस प्रोसीजर को चेक कर सकते हैं कि क्यों ये प्रोसीजर मतलब क्यों ये दिक्कत आ रही है। उसके बाद में ट्यूमर अगर किसी को है, मैलिग्नेंसी है, अगर हमारे पास में कोई कैंसर है तो उसको चेक करने के लिए भी ये प्रोसीजर हम कर सकते हैं। मैलिग्नेंट है भाई, मास क्रिएट हो रहा है, कहीं पे लीजन बन रहा है, तो वहां पे हम उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं? इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी को डाइवर्टिकुलम पेशेंट को हो रखा है, तो डाइवर्टिकुलम जैसे हम बार बार बता चुके हैं कि ये हमारे पास में एक
पाउच होता है, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब सिंपल थिंग, हमारे पास में इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर पे कुछ ऐसा सा पाउच बन जाएगा। तो ये हमारे पास मतलब नॉर्मल इंटेस्टाइन है, मतलब सीधी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, एक पाउच बन गया है। तो अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास में है तो दैट मीन के डाइवर्टिकुला है, ये हमारे पास में डाइवर्टिकुलर पेशेंट को हो रखा है। तो हमारे पास में उसमें को उसको चेक करने के लिए भी स्मॉल बाउल एनीमा प्रोसीजर हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन में। वैसे इसके इंडिकेशन बहुत सारे हैं जो हमने बीएमएफटी में पढ़े, तो बीएमएफटी के जो इंडिकेशंस हैं वो इंडिकेशंस आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आती है कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका सस्पेक्टेड परफोरेशन। अगर किसी को सस्पेक्टेड परफोरेशन है, आपको पता चल गया परफोरेशन है, तो हम उसको बेरियम नहीं देंगे। और उस कंडीशन में आपको पता है हमने बात करी थी कि हम वहां पे क्या दे सकते हैं, जो हमारे पास में आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट है, वो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है ना, कॉन्ट्रास्ट पेशेंट को दे सकते हो। और वो हमारे पास में कौन सा कॉन्ट्रास्ट है, वो हमारे पास में ओमिनीपैक है, ठीक है, वो हमारे पास में ओमिनीपैक कंट्रास्ट है, वो पेशेंट को आप दे सकते हो। उसके बाद में सस्पेक्टेड ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी को ड्यूडेनम के अंदर पे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस कंडीशन में भी ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास में ड्यूडेनम के अंदर पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमारी ट्यूब आगे ही नहीं जाएगी, तो ये प्रोसीजर हमारा हो ही नहीं पाएगा। उसके बाद में अगर किसी को पैरालैक्टिक इल्यूज है, मतलब वो पैरालाइज्ड हो रखा है, क्या हो रखा है, हमारे इंटेस्टाइन के जो पैरास्टालसिस मूवमेंट है वो नहीं हो रहे हैं, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पैरालाइज हो रखा है, तो दैट मीन उस टाइम पे भी हम स्मॉल बाउल एनीमा परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर कोई प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी हम नहीं करेंगे ड्यू टू एक्सरे, क्योंकि जो हमारे पास में एक्सरे होती है वो अनबोर्न बेबी के लिए हार्मफुल होती है। उसके बाद में अगर किसी को बेरियम सल्फेट से एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी हम कॉन्ट्राइंडिकेशन ही रखेंगे, उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को जो है क्या नहीं करेंगे, हम पेशेंट को बेरियम स्मॉल बाउल एनीमा प्रोसीजर नहीं करेंगे। वैसे हमारे पास में जो कंट्रास्ट होता है, कंट्रास्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास में एक टेक्निक अप्लाई करी जाती है जिसको प्री मेडिकेशन कहा जाता है। क्या कहता था, प्री मेडिकेशन टेक्निक, ठीक है ना। ये जो प्री मेडिकेशन होती है ये हमारे पास में पहले पेशेंट को दे दी जाती है, जिससे हमारे पास में क्या होता है, पेशेंट को होने वाले जो रिएक्शंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, और उनके जो चांसेस होते हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक पे भी हम कभी बात करेंगे। उसके बाद में अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट में सेम थिंग, हम क्या फ्लोरोस्कोपी पे ये प्रोसीजर कर रहे हैं, तो फ्लोरोस्कोपी हमारे पास में होनी चाहिए और साथ साथ में स्पॉट फिल्म डिवाइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पॉट फिल्म डिवाइस हमारे पास में होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास में जो स्पॉट फिल्म डिवाइस होगा वो हमारे पास में वैसा होगा, मल्टीपल कैसेट स्पीड होनी चाहिए उसकी। मतलब कि हमारे पास में क्या है, मतलब एक फिल्म हमने जो एक कैसेट हमने ली, उसके बाद में जल्दी जल्दी हमारा एक्सपोज होता रहे, तो उसके अंदर पे मल्टीपल कैसेट लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा स्पॉट फिल्म डिवाइस यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हमारे पास में एक ट्यूब यूज करी जाएगी जिसको कहा जाता है बिल्बो डॉटर ट्यूब। ये जो बिल्बो डॉटर ट्यूब होती है ये हमारे पास में एक फीडिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर पे जो होता है, जो होल होते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास में एक ट्यूब है, ठीक है, ये वाली एक ट्यूब है हमारे पास में, ठीक। तो यहाँ से हम इसको फीड करेंगे तो इसमें होल ना इधर वाली साइड पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होल होगा, यहाँ पे भी होल होगा, यहाँ पे भी होल होगा, यहाँ पे भी। तो जो हम कंट्रास्ट यहाँ पे देंगे तो कंट्रास्ट सब जगह से, आगे से भी और यहाँ से साइड से भी कंट्रास्ट में निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की हमारे पास में ये ट्यूब होती है जिसको बिल्बो डॉटर ट्यूब हमने कहा है। देखो साइड होल्स होने चाहिए, इसमें क्या होने चाहिए, साइड होल्स होने चाहिए। और साथ साथ हम इसके साथ में गाइड वायर को भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, गाइड वायर। गाइड वायर हमारे पास में एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस हमारे पास में होती है, जैसे हम उसको पेशेंट के अंदर पे डालते रहते हैं तो उसको हम कंट्रोल करते रहते हैं। जहां वो पहुंच जाती है उसके बाद में फिर उसके ऊपर से इस ट्यूब को हम डालते हैं। क्या करते हैं, उस ट्यूब को, जहां पे हमारे पास में मान लीजिए ये हमारे पास में एक टारगेट है, ठीक है, वहां पे हमने अपने ट्यूब को पहुंचाना है, तो हम सीधा ट्यूब को नहीं डालेंगे, पहले हम वहां पे किसको भेजेंगे, गाइड वायर को भेजेंगे, और उसके बाद में उसके ऊपर से हम डालेंगे किसको, अपनी ट्यूब को। तो ट्यूब हमारी वहां चली जाएगी, बाद में हम अपने गाइड वायर को वहां से निकाल लेंगे। तो इसी वजह से जो गाइड वायर होती है इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में जहाँ यहाँ पे कंट्रास्ट यूज हो रहा है वो बेरियम सल्फेट कंट्रास्ट है।
थिन डेंसिटी का यूज करते हैं सिंगल कंट्रास्ट में और हाई डेंसिटी का यूज करते हैं डबल कंट्रास्ट स्टडी के लिए। ठीक है, तो ये हमें पता है। उसके बाद में हम यहाँ पे जो है एक एनेस्थेटिक स्प्रे यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हम क्या करते हैं, पेशेंट को अगर हमें जो है अगर इसोफेगस से हमने पेशेंट को डालना है, ओरल से माउथ से हमने अगर ट्यूब को डालना है तो हमें यहाँ पे स्प्रे करना पड़ेगा। अगर नेजल से डालना है तो स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी, हमें एनेस्थेटिक करने की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद में जेली की भी जरूरत पड़ेगी, हमें लिग्नोकेन जेली की भी जरूरत पड़ेगी जब हम ट्यूब में उसे डाल के अंदर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में कार्बोक्स मेथाइल सेलुलोज होगा जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे एज अ डबल कंट्रास्ट। मतलब ये जो एजेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कार्बोक्स मेथाइल सेलुलोज, ये जो हमारे पास में मटेरियल होगा ये हमारे पास में यूज होगा एज अ डबल कंट्रास्ट यहाँ पे। ठीक है, ये कैसे होगा इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इक्विपमेंट में हमने ये बता दिया कौन कौन सी चीजें इसके अंदर पे यूज की जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है कंट्रास्ट मीडिया। कुछ स्पेसिफिक है कि हम यहाँ पे बेरियम सल्फेट हाई एंड लो डेंसिटी का अकॉर्डिंग टू स्टडी, मतलब सिंगल कंट्रास्ट स्टडी और डबल कंट्रास्ट स्टडी के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें डोज देने का एक तरीका है, क्योंकि ये जो हमारे पास में प्रोसीजर होता है ये बच्चों में भी परफॉर्म किया जाता है बहुत ज्यादा, तो इसी वजह से हमें इसका स्पेसिफिक कर देना है। अगर कोई बच्चा है 3 से 5 मंथ तक का तो हम इसके अंदर पे 200 ml कंट्रास्ट देंगे। अगर कोई 5 से 8 मंथ का है तो 300 ml कंट्रास्ट देंगे, और अगर कोई 8 से 11 मंथ का है तो उसके अंदर पे 400 ml कंट्रास्ट देंगे, और अगर कोई 1 साल का है और 1 साल से ज्यादा का है तो उसके अंदर 500 ml से लेके 1 लीटर और 1.5 लीटर तक का भी हम इसके अंदर पे कंट्रास्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास में वेरी करता है कि इस एज में आप यही कंट्रास्ट दोगे और इसके अंदर पे आप यहां तक कंट्रास्ट क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो कंट्रास्ट देने का आपका एक तरीका होगा कि कितना कंट्रास्ट किस एज तक आप इसमें दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारे पास में पेशेंट की प्रिपरेशन। तो सिंपल थिंग है कि हमारे पास में हम पेशेंट को जैसे दूसरे प्रोसीजर के लिए तैयार करते हैं वैसे ही हम इसमें भी करेंगे कि पेशेंट को हम बोल देंगे कि आप लो रेजिडुअल डाइट यहाँ पे लेते रहेंगे। ठीक है, लिक्विड डाइट के लिए हम पेशेंट को यहाँ पे बोल देंगे 2 दिन पहले से ही हम उसको बोलेंगे कि आपको लिक्विड खाना खाना है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि पेशेंट अगर हैवी डाइट खाता रहेगा तो हो सकता है कि जब हम वो प्रोसीजर करने आए तो उस खाने की वजह से उसका जो प्रिपरेशन है, पेशेंट की जो प्रिपरेशन है फॉर एग्जामिनेशन या फॉर प्रोसीजर, वो प्रिपरेशन पूरी ना हो। उसका हो सकता है फीकल मैटर वहाँ बचा हुआ हो और उसकी वजह से खाना वगैरह वो खाने की वजह से वहाँ पे गैस एयर वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो, जिससे प्रिपरेशन पूरी अच्छे से नहीं होगी। और पेशेंट को हम लिक्विड के लिए ज़्यादा बोलेंगे, पेशेंट को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड के लिए ज़्यादा बोलेंगे। उसके बाद में हम पेशेंट को यहाँ पे लैक्सेटिव भी देंगे। क्या देंगे, लैक्सेटिव हमारे पास में एक मेडिकेशन होती है, हम यहाँ पे पेशेंट को मेडिकेशन दे देते हैं, जैसे डल्कोफ्लेक्स मेडिसिन है हमारे पास, गैसेक्स है हमारे पास, हम पेशेंट को दे देंगे 2 दिन पहले कि आप जाइए और इसको खा लिए। रात को वो इसको खा लेगा 1 टैबलेट 2 टैबलेट को, और उसके बाद में वहां पे क्या होगा कि अगर पेशेंट का जो बाउल क्लीन हो जाएगा, बाउल क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, मतलब वहां पे जो उसका फीकल मैटर है वो बहुत आसानी से उसका रिलीज हो जाएगा, पूरा बाउल उसका क्लीन मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, क्लीन मिलेगा। अगर हम ये टेक्निक अप्लाई नहीं करते, पेशेंट को ऐसे ही छोड़ देते, खाली फास्ट है उसके लिए बोल देते हैं कि आप जाइए और लिक्विड खाइए, तो प्रॉपरली जरूरी नहीं है कि उस पेशेंट की जो प्रिपरेशन है वो हमें अच्छे से मिले। तो इसके लिए हमें लैक्सेटिव देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें इंटेस्टाइन के अंदर पे कोई भी फीकल मैटर ना मिले। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे पेशेंट को मेडिकेशंस देनी पड़ती है, वो आप अपना उसको खा लेगा, और खाने के बाद में जिस दिन वो एग्जामिनेशन के लिए आएगा तो उस दिन पे उसका जितना भी फीसेस होगा या जितना भी उसका जो फीकल मैटर होगा वो पूरा का पूरा वहां से रिलीज हो जाएगा, और ना उससे हमारे पास में ना गैस बचेगी और ना ही हमारी इमेज में कोई दिक्कत आएगी। तो हम इमेजिनेशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद में हम पेशेंट को बोलेंगे जिस दिन उसका एग्जामिनेशन होगा उस दिन वो हमारा 4 से 6 घंटे का क्या रखेगा, फास्ट होगा उसका, मतलब पेशेंट हमारा एनपीओ होगा। क्या होगा, एनपीओ होगा। अगर पेशेंट हमारा एनपीओ होगा, इसका सबसे पहला रीजन, पेशेंट एनपीओ होगा तो एनपीओ होने से पहले तो उसके इंटेस्टाइन में कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास में फीकल मैटर होने का कोई लेना देना रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसकी प्रिपरेशन भी करवा रखी है और हमने पेशेंट को क्या कर दिया है, एनपीओ भी रख दिया है। तो सबसे पहली चीज कि उसके इंटेस्टाइन में हमें कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे अगर पेशेंट ने
फास्टिंग पे पेशेंट होगा और हम कंट्रास्ट देंगे तो पेशेंट को कंट्रास्ट देने के बाद पेशेंट कहीं एस्पिरेट ना कर जाए, पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इस वजह से हम पेशेंट को फास्टिंग पे भी रखते हैं। क्या करते हैं? फास्टिंग पे भी रखते हैं। लेकिन इसके अंदर पे बहुत रेयर चांस होता है एस्पिरेट होने का, लेकिन फिर भी हमारे पास में कंडीशन तो है। लेकिन हम ये एक रखेंगे कि अभी हमने जो इसको फास्टिंग पे रखा है वो इसीलिए कि यहाँ पे हमारे पास में पेशेंट का कोई भी ऐसी चीज हमें वहां पे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर पे कुछ भी ना मिले, मतलब वहां पे खाना ना पड़ा हुआ हो, ठीक है, फीकल मैटर ना वहां पे पड़ा हो, तो इसी वजह से हम यहाँ पे पेशेंट को एनपीओ रखेंगे। उसके बाद में पेशेंट को जो है हमारे पास में हमने जैसे बात करी है वहां पे प्रेगनेंसी को लेके, तो पेशेंट को यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा अगर ऐसे कोई चांस है तो जो है अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट अगर है तो उसके लिए अवेयर करना पड़ेगा, पेशेंट को बताना पड़ेगा कि आप जो है अगर प्रेग्नेंट है कुछ भी है तो आप हमें बता दीजिए, और उसको हम जो है प्रोसीजर को वहाँ पे कैंसिल कर देंगे, जिससे हमारे पास में कोई भी प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द एक्सरे, और वो एक्सरे हमारे पास में क्या होगा, जो अनबोर्न बेबी है उसके लिए हार्मफुल होगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे पेशेंट को प्रेगनेंसी के अंदर पे ये एक्सरे या ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके बाद में हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट भी कर देंगे कि जब हम पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पे पेशेंट ना तो स्मोकिंग करेगा और ना ही गम को च्युइंग करेगा। क्या करेगा? हाँ, ना तो वो हमारे पास में जो गम होता है, च्युइंगम होता है, उसको वो च्युइंग करेगा। रीजन क्या होता है कि अगर पेशेंट च्युइंगम को खा के आया है तो वो हमारे पास में इंटेस्टाइन में जाता है और वो हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, मतलब उससे जो भी निकल रहा है वो सारी चीजें उसकी इंटेस्टाइन में जा रही है और वो वहां पे जाके चिपक जाती है। उसके बाद में अगर हम उसके ऊपर से कंट्रास्ट पेशेंट को दे देना तो हमारी म्यूकस लेयर के अंदर पे इतने अच्छे से हमारा जो कंट्रास्ट होगा वो कोटेड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोटेड नहीं होगा। अगर वो अच्छे से कोटेड नहीं होगा तो फिर हमारे पास में इस प्रोसीजर को करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसी वजह से हम ये सब चीजें करने से पेशेंट को क्या करेंगे? मना करेंगे। देखिए क्या होगा कि जो बेरियम सल्फेट होगा ऑन द म्यूकस लेयर वो हमारे पास में प्रॉपर्ली कोटेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। इन सारी चीजों के लिए हम पेशेंट को क्या करेंगे? इंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद में जब पेशेंट हमारे पास में आ जाएगा तो पेशेंट जब हमारे पास में आएगा तो सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी फिल्म लेंगे। क्या करेंगे? प्रीलिमिनरी फिल्म, जिसको स्काउट फिल्म भी कहते हैं, एग्जामिन फिल्म भी कहते हैं, स्टडी फिल्म भी कहते हैं। तो ये जो फिल्म हमारे पास में होती है ये हमारे पास में इसको हम प्लेन फिल्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन फिल्म भी कहते हैं। ये फिल्म जो हमारे पास में होगी ये इसलिए ली जाती है जिससे हमें पता चल जाए कि अब पेशेंट हमारा प्रिपेयर है, मतलब जो प्रिपरेशन हमने पेशेंट की करी थी अब पेशेंट हमारा प्रिपेयर है फॉर स्टडी, फॉर एग्जामिनेशन, फॉर प्रोसीजर। ठीक है, हम इसके ऊपर पे प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फिल्म लेते हैं अपराइट पोजीशन में, अगर ये फिल्म ले ली हमने, मतलब इरेक्ट पोजीशन में या अपराइट पोजीशन में हम बोल दें इसको, तो अगर ये पोजीशन हम ले रहे हैं तो उसके अंदर पे हमें क्या दिख जाता है? उसके अंदर पे हमें दिख जाता है फ्लूइड प्रेजेंट होगा। अगर किसी के अंदर पे स्टमक और बाउल लूप के अंदर पे अगर कोई फ्लूइड प्रेजेंट है तो वो सारी उसकी अमाउंट पता चल जाएगी, क्या फ्लूइड है, कितना फ्लूइड है, कैसा है, क्या है, वो सारी चीजें हमें इसके अंदर पे पता चल जाएगी। और इसके प्लेन फिल्म के अंदर पे हम ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंट्रापेरिटोनियल एयर को, फ्री एंड इंट्रापेरिटोनियल एयर अगर ये हमें दिख जाएगी। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाउल लूप एंड मास, अगर हमें कोई ऐसी चीजें मास दिख जाए, उसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउल दिख जाए हमें, तो वो सारी चीजें हमारे पास में हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कैल्सिफिकेशन दिख जाए, एबनॉर्मलिटीज ऑफ द बाउल लूप, ये सारी चीजें अगर हमें दिख जाएगी तो उससे हम यहाँ पे अपने प्रोसीजर के अंदर पे चेंजेस कर सकते हैं कि हमें इस टाइम पे ये प्रोसीजर करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या हमारे पास में कंडीशन होगी, किस तरीके से ये प्रोसीजर होगा। वो सारी चीजें जो हमारे पास में अप्लाई होगी वो प्रीलिमिनरी फिल्म के बाद ही अप्लाई होगी। तो ये सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं? ये हम पूरा आगे होने वाला जो प्रोसीजर है उसकी पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि इस प्रोसीजर को अब किस तरीके से किया जाएगा। अगर हमें कोई चीज दिख गई और वो हमारे पास में, मान लीजिए हमें दिख गया परफरेशन है पेशेंट को, क्या है, हमने प्रीलिमिनरी फिल्म ली और हमें परफरेशन दिख गया, अब हम वहां बेरियम तो नहीं दे सकते, तो हम वहां क्या करेंगे? वहां पे हमें दूसरा कंट्रास्ट देना पड़ेगा, वहां पे हमें आयोडीनेटेड कंट्रास्ट देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में कब डिसाइड हुआ? ये हमारे पास में प्रीलिमिनरी फिल्म देने के बाद ही डिसाइड हुआ। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद में हमारे पास में हमारा प्रोसीजर, ये प्रोसीजर जो हमारे पास में वो किस तरीके से किया जाएगा, क्या इसके अंदर पे होगा, ये सारी चीजों को हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास में इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।